हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 7 देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, इसका फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। यह हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हमारा टॉपिक है व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए संदेश को वुड का नीति पत्र, वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यावहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। मतलब जब 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी की में जो कल लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, इसने जो भारत के उस टाइम गवर्नर जनरल थे उन्हें एक नोट भेजा। उसमें जिसे चार्ल्स वुड के नाम से जाना गया। अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। इनका नीति पत्र वुड्स नीति पत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें यह बताया गया कि भारत की जो शिक्षा नीति थी उसका उल्लेख करा गया और उसमें कहा गया कि प्राच्यवाद की जगह यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने लाभ भारतीयों को प्राप्त होंगे। इसमें एक लाभ ये था कि यूरोपीय शिक्षा का एक व्यावहारिक लाभ था आर्थिक क्षेत्र में। उस लाभ के मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। पहला लाभ तो ये बताया। दूसरा, यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग भी पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों को अपनाना और ख़रीदना शुरू कर देंगे। तो ये दूसरा लाभ था। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। जब उनके नैतिक विकास के चरित्र का उत्थान होगा और वे सत्यवादी ईमानदार बन जाएंगे तो कंपनी के जो अफसर होंगे वो और कर्मचारी जो होंगे वो ईमानदार कर्मचारी होंगे, सारे भरोसेमंद। दस्तावेजों के मुताबिक पूर्व का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि ये लोगों में ना तो काम के लिए दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन की आवश्यकता निपुणता पैदा कर सकता था। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली के सिपाहियों ने विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। स्कूली शिक्षा जो है प्रणाली, उसमें भी परिवर्तन के प्रयास किए गए। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ? क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ के बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं, और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? इन सब का हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। विलियम एडम की रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देशी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वे दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। तो ये सीधा साधा तर्क था है कि अंग्रेजों से आने से पहले भी भारतीय अच्छी खासी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था।
आप आज आप जिन चीज़ों की स्कूलों में उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थीं, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय पर सारणी जैसी भी कोई व्यवस्था उस समय की कक्षाओं में नहीं दी जाती थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर के ही पास बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से ही तय होती थी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है ये विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे पराए खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकार के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते हैं, जो एक अच्छी व्यवस्था भी थी। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया और कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी ने एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाएं। जब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं होंगी, तो विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर ही बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो इन नियमों पर चली उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान भी मिले। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लगे थे। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और नतीजा भी हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि पाठशाला जो है समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। लेकिन नई व्यवस्था में अनुशासन की मांग थी, तो इससे बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सकते थे। जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में भी काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता था तो इसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चे का पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता था। ऐसा माना जाता था कि बच्चा जो है वह पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।